विषय है प्राकृतिक खेती का। पिछले 70 सालों से 1950 के दशक में देश का खाद्यान्न उत्पादन कम था। आबादी 34 करोड़ थी, खाद्यान्न उत्पादन 50-60 मिलियन टन था, तो पूरा नहीं पड़ता था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश की नीतियों से, कृषि वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि भाई हमको खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है। तो एक टास्क दे दिया गया। अब वो जैसी परिस्थितियां थी, जिसको जो समझ में आया, अब उसने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, तो वो चलता रहा। तो 1960 में हरित क्रांति शुरू हुई ना। यहाँ पर हमारा 60 मिलियन टन प्रोडक्शन था और 1990 में यहाँ पर 190 मिलियन टन हो गया। बात समझना, जैसे अभी कई लोग आपको, जैसे आप प्राकृतिक खेती की बात शुरू करोगे तो बहुत सारे लोग कहेंगे, बड़े प्राकृतिक खेती के फॉलोअर हो, जब प्राकृतिक खेती देश में होती थी तो हम लोग भूखों मरते थे। ये तो कोई बात नहीं हुई। भूखों मरने की हालात क्यों थे वो भी तो समझना पड़ेगा। 60 मिलियन टन उत्पादन क्यों था वो भी तो समझना पड़ेगा। और फिर 30 साल के अंदर हम 190 मिलियन टन पहुंच गए। यहां मैं आत्मनिर्भर हो गया। क्या हो गया? तीस साल के दरमियान हमारा देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। और 1990 के बाद से ही कुछ बुद्धिजीवियों ने क्या देखा? कुछ बुद्धिजीवियों ने देखा कि यार हमारी सॉइल में, भूमि में जो ह्यूमस है, जो 1960-50 के दशक में 0.6% एवरेज में था, वो घट करके 0.4% हो गया। लोगों ने देखा कि जो भूगर्भ जल, पानी, भूगर्भ जल 40-50 फुट पर था, वो 100 से 150 फुट पर पहुंच गया। जो जंगल 27% था वो घट करके 11% रह गया। जो बायोडाइवर्सिटी थी उससे अनेकानेक जीव जंतु विलुप्त हो गए। पहले लोग ये खाना खा करके स्वस्थ रहते थे, अब बीमार होने लगे। पहले इस रोटी में स्वाद था, अब रोटी का स्वाद कमजोर हो गया है। लोगों में नाना प्रकार की लाइलाज बीमारियां बढ़ने लगी हैं। ये भी देखा। तो क्या हुआ कि यहीं से शुरू हुआ जैविक खेती का सिलसिला। अब एक आवाज आई देश में कि साहब ये रासायनिक खेती बंद करो, जैविक खेती शुरू करो। तो अब देखना कि 1990 तक एक लॉबी है जो किसानों के साथ अपने बिजनेस एस्टेब्लिश कर चुकी है। अब उनको लगता है कि अगर जैविक खेती की सही बात पता चल गई किसानों को और ये रसायनों के दुष्परिणाम पता चल गए और रसायन मेरे बिकने बंद हो गए तो मैं क्या करूंगा। तो जैविक खेती में क्या आया देखना। जैविक खेती में आया वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ बिकेगा, फेरोमोन ट्रैप बिकेगा, लाइट ट्रैप बिकेगा,
ये फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर के नाम पर ये बिकेगा, ये बिकेगा, ये बिकेगा, ये बिकेगा। सैकड़ों प्रकार के निवेश जैविक खेती में तैयार हो गए कि अगर ये चीजें बंद होती हैं तो मैं इस बिजनेस में शिफ्ट हो जाऊंगा। यहां चिंता जैविक खेती को परवान चढ़ाने की किसी की नहीं है, अपनी मार्केट को यथावत रखने की है। और नतीजा क्या हुआ? ये कार्यक्रम फेल हो गया। 1990 से जैविक खेती का सिलसिला 1918 तक चला और फेल हो गया। कुछ नहीं, ढाक के 3 पात। ना किसी किसान ने जैविक खेती समझी, ना किसी ने सही समझाया। बस हाँ, वर्मी कंपोस्ट, नेटिव कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर का शगुफा छोड़ते हुए और कुछ दिन टाइम फिस, यही तो हुआ है। कहाँ हुई? किसी किसान ने जैविक खेती की? नहीं की। आप सुनिए, अब जब ये फेल हो गया जैविक खेती, फिर कुछ बुद्धिजीवी आए। उन्होंने कहा नहीं, ये तो शब्द ही सही नहीं था, असली शब्द है ये प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती में क्या आया? जैसे पहले आप गूगल से करो जैविक खेती, गूगल में जरा करना जैविक खेती, तो जैविक खेती में क्या आता है? एक किसी के हाथ में वर्मी कंपोस्ट होता है, उसमें 2 पत्ती का पौधा होता है, यही निकलेगा। निकलेगा कि नहीं? अब आप जरा प्राकृतिक खेती ट्रेस करो तो एक गाय निकलेगी और जीवामृत का ड्रम निकलेगा। माइंड सेट कर दिया गया सबका कि प्राकृतिक खेती मतलब एक गाय है और जीवामृत है। जैविक खेती में हमने ये नहीं समझा कि खेत में रहने वाले लाखों लाख केंचुए कैसे मर गए। 1 एकड़ जमीन में लाखों केंचुए होते थे, वो मैंने मारे, नष्ट किए। और मैं क्या कहता हूं, वर्मी कंपोस्ट बनाओ घर में बेड लगा करके। ये काम तो मित्र वर्मी केंचुआ मेरा खेत में करता था, हम घर में क्यों करें? तो किसी ने कहा कि केंचुआ क्यों नष्ट हुआ? कहीं कोई शगुफा आया? केंचुए को तो निरंतर मारते रहो क्लोरोपाइरीफास से, और अगर बच भी जाए, लोग प्राकृतिक जैविक खेती में आ जाए तो एक रोटावेटर आ गया, अगर जिंदा भी रहेगा तो साला रोटावेटर मार देगा। ठीक है ना? और वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी चीज है, ये कौन सा गुड्डे गुड़िया का खेल है। ठीक इसी प्रकार अब आइए प्राकृतिक खेती, जिसमें एक गाय है और एक जीवामृत का ड्रम है। गाय कैसे बचेगी? आज भी वही कि किसान अपने घर में गाय कैसे पाले, ये चिंता किसी को नहीं है। बस गौमूत्र गोबर से जीवामृत बनता है, इसलिए गाय पालो। जिस देश का किसान बछड़े के लिए, बैल के लिए गाय को नहीं पाला, जिस देश के लोगों ने दूध के लिए गाय नहीं पाली, आप कल्पना कर सकते हो वहां लोग गौमूत्र के लिए गाय पालेंगे? बोलो। जब हम बछड़े को तिरस्कार कर चुके, बछड़े से बैल से खेती करना बंद कर दिया, गाय बछड़ा पैदा करती थी, उसको मैंने कंसीडर नहीं किया। गाय के दूध को अमृत मानते हैं, बहुत पौष्टिक होता है, उस दूध को मैंने इस्तेमाल नहीं किया, दूध के लिए गाय नहीं पाली। अब गाय का फाइनल प्रोडक्ट क्या? गौमूत्र। गौमूत्र के लिए गाय पालो। हाउ टू पॉसिबल? कौन पालेगा? है कोई सुरमा भोपाली जो गौमूत्र के लिए गाय पालेगा? फिर वही तमाशा, न नौमन तेल होगा न राधा। आज देश में 80% किसानों के पास गाय नहीं है, और देश कहता है प्राकृतिक खेती करनी है। तो इसका तो मतलब हुआ कि 20% जिनके पास यदा कथा गाय है वो केवल करेंगे, 80% लोग नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो मैं क्या कहता हूं, प्राकृतिक खेती या जैविक खेती सब एक ही विषय है, लेकिन उसका ना वर्मी कंपोस्ट से कोई लेना देना है, ना उसका कोई गाय से लेना देना है। गौ आधारित प्राकृतिक खेती यानी ये प्रकृति गाय पर डिपेंड नहीं है, गाय प्रकृति पर डिपेंड है। अगर कोई कहे प्रकृति आधारित गौ पालन तो शब्द अच्छा है। गौ आधारित प्राकृतिक खेती ये अपने आप में शब्द अच्छा नहीं है, क्योंकि गाय से केवल खेती नहीं होनी,
ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ प्राकृतिक खेती की हकीकत क्या है, क्योंकि आप एक्सटेंशन के लोग हैं। अभी तो आपकी ज़िंदगी शुरू हुई है, 6 साल 8 साल की नौकरी हुई है। अभी किसी को 20 साल नौकरी करनी, किसी को 30 साल नौकरी करनी, किसी को 25 साल नौकरी करनी। और नौकरी करने वाला मुझे किसान के पास जाना है, मैं एग्रीकल्चर का व्यक्ति हूँ, मुझे एग्रीकल्चर की बात बतानी और ऐसी बात बतानी जो किसान के समझ में आए। ऐसी कोई बात नहीं बतानी कि बता करके चले आए, मेरी ड्यूटी खत्म, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, कोई आउटपुट। तो रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड, जिससे सार्थक परिणाम मिले, जिससे आदमी का जीवन सुंदर बने, जिससे स्वास्थ्य सुंदर बने, जिसके उसके चेहरे पर प्रसन्नता आए, उसकी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन घटे, उसको आमदनी उसकी बढ़ सके। तो आमदनी बढ़ानी है। क्या बढ़ाना है? आमदनी। जब हम कहते हैं आमदनी किसान की बढ़ानी है तो सिंपल सी बात है, लागत घटानी है, नहीं घटानी? ऐसा पॉसिबल है कि लागत बढ़ती रहे और आमदनी बढ़ जाए? नहीं संभव है। तो प्राकृतिक खेती का आयाम क्या है? देखिए, अब प्राकृतिक खेती का मतलब है हमें फसल, जैसे आज की तारीख में किसान के दिमाग में क्या है कि गेहूं का, चने का, मटर का, टमाटर का, भिंडी का, करेले का खेती करना, प्राकृतिक करना है। फसल बोनी है प्राकृतिक, ये प्राकृतिक खेती नहीं है, क्योंकि खेती का मतलब फसल नहीं है। जैसे बोले वाला जीवामृत प्राकृतिक खेती नहीं है, जीवामृत प्राकृतिक खेती का एक भाग है। ऐसी फसल उगाना खेती नहीं है, खेती का एक भाग है। और खेती में क्या आता है? फसल हो, जंगल हो, जल हो, जलवायु हो, जमीन हो, ठीक है ना, और वो क्या हो, जानवर हो। एक किसान के पास फसल है, साथ साथ आर्चर्ड हैं, कुछ वानिकी वृक्ष हैं, जलाशय है, पशु हैं और डिफरेंट टाइप की क्रॉप है। यानी अगर खरीफ का मौसम है तो धान भी है, ज्वार भी है, बाजरा भी है, उड़द भी है, तिल भी है, ताकि आपदा अगर आए तो एक दो कमोडिटीज अगर खराब होती हैं तो एक दो कमोडिटीज बच जाए। ऐसी रबी है तो गेहूं भी है, चना भी है, बटर भी है, सरसों भी है। ओला पड़ गए, चना खराब हो गया, इल्ली आ गई, मटर को खा गई, तो गेहूं सरसों बच गई। तो प्राकृतिक खेती में कई प्रकार की फसलें हैं, साथ साथ जानवर हैं, साथ साथ जंगल है, साथ साथ पानी है, साथ साथ जमीन की उर्वरा शक्ति है। अगर जमीन अच्छी है, जमीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी अच्छी है, जमीन के नीचे भूगर्भ जल अच्छा है, अब किस किसान को आत्महत्या करने की जरूरत पड़ेगी? आमदनी के स्रोत कई हैं। वो बकरी पाल रहा है, इमरजेंसी में 5 बकरियां बेच देगा, 100-200 रुपया दूध से कमा लेगा, इमरजेंसी में 2 शीशम के पेड़ बेच देगा। अभी क्या बेचेगा? अगर ये केवल मटर था और मटर के पकने के समय ओला गिर गया, पशु उसके पास नहीं है, पेड़ उसके पास नहीं है, क्या बेचेगा वो? तो सुसाइड करेगा। तो किसान सुसाइड ना करे, प्रकृति जिंदा रहे, किसान मुस्कुराए, देश फिर से पुरोहित राष्ट्र बने, किसान के घर में धन हो, वैभव हो, कर्जदार ना रहे। अभी कर्जदार किसने बनाया है? इन्हीं निवेशों ने, यूरिया ने, डीएपी ने, पोटास ने, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, फंजीसाइड, ट्यूबवेल की समर, मोटर, बिजली का कनेक्शन, ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो, सीड ड्रिल, पावर थ्रेशर। किसान एक्स वैल्यू कमाता है और डबल एक्स वैल्यू खर्च कर देता है। मतलब उसकी अपनी घर का जो संग्रह था ना बुजुर्गों का,
वो तक बेच चुका। यहां तो सिर्फ खेती करके दाल रोटी चला रहा है। ठीक है ना। तो आप जो कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं और प्रसार कार्मिक है, इसलिए खेती बता रहा हूं। खेती है क्या, प्राकृतिक खेती है क्या। तो जब शब्द प्राकृतिक आया है तो प्रकृति क्या है, प्रकृति से प्राकृतिक बना है ना। प्रकृति एक व्यवस्था है, प्रकृति, और हमने आगे लिख दिया प्राकृतिक। यानी कि इस प्रकृति के साथ प्राकृतिक रूप से, प्रकृति के साथ परस्परता में मिलकर के जब कोई काम करते हैं तो उसको कहते हैं वे ऑफ नेचर। नेचर के अनुसार जब करते हैं उसको बोलते हैं प्राकृतिक। तो प्राकृतिक क्या, देखिए आप, प्रकृति का क्या मतलब है, भूमि। भूमि प्रकृति का हिस्सा है। बीज यहीं तो बोएंगे, यहां बीज बोएंगे ना भूमि में। फिर भूमि में जब बीज बोएंगे तो जड़ नीचे जाएगी और एरियल पार्ट, तना उसका ऊपर आएगा। तो तना कहां रहेगा, पलेगा जलवायु में। जलवायु, आजकल आपने सुना है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का क्या मतलब है, जलवायु इज जलवायु। परिवर्तन का क्या मतलब हुआ, चेंज। क्यों चेंज हुआ, तो देखिए जलवायु में क्या है, जल का मतलब है जलाशय। जल का मतलब जलाशय, जल का मतलब वर्षा, जल का मतलब भूगर्भ जल। जल के 3 रूप हैं। जलाशय खत्म कर दिए आपने, जलाशय, गांव के जलाशय खत्म हो गए। भूगर्भ जल 40 फुट वाला जो है 200 फुट चला गया। वर्षा जहां 900 मिलीमीटर होती थी अब 600 मिलीमीटर होने लगी। तो जल का तो सत्यानाश हो गया। अब आई वायु, जलवायु। वायु का मतलब है जंगल, खेत की मेड़ों पर खड़े हुए पेड़, गांव के खलिहान पर पेड़, आसपास गांव के जंगल। जंगल कहीं है क्या, किसी खेत की मेड़ पर पेड़ हैं क्या सफिशिएंट। तो जल तुमने खराब कर दिया, खत्म कर दिया, लूट लिया, जंगल तुमने काटे। अब कह रहे हो जलवायु परिवर्तन। जलवायु किसने परिवर्तन किया, इंसान ने। और इंसान की फितरत देखना कि अगर बेमौसम की बारिश हो जाए, बारिश ना हो, ओला गिर जाए, तूफान आ जाए, तो किसकी वजह से आया, इंसान की वजह से। और क्या कहता है इसको, दैवी आपदा। दैवी आपदा। देखिए आप, हमारी फितरत, इंसान की फितरत, कि ये जो आपदा है इसको देवताओं के मत्थे पर मर दिया, खुराफात खुद किया और कह दिया कि ये आपदा जो आई है दैवी आपदा है, यानी भगवान ने पैदा की है। भगवान ने नहीं पैदा की। भगवान की फितरत में ऐसा कोई विषय ही नहीं है कि भगवान आपके लिए कष्ट करेगा। ये सारे कष्टों का परिणाम तुम्हारा अपना रचा रचाया खेल है। ठीक है ना। अब देखना, तो ये जल, ये जब हमने बीज बोया जमीन में, और ये पौधा कहाँ पलेगा, जलवायु में। क्यों पलेगा, आप सब साइंस के स्टूडेंट हो, आपको मालूम है कि ड्राई मैटर जो भी फसल पेड़ वृक्ष बनता है उसका 95% कहाँ से लाता है एनर्जी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। 95% फसल को ऊर्जा मिलती है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। 5% मिलती है इस भूमि से, और भूमि में होता है बेसिकली जीवांश। जो 5% एनर्जी पौधे को मिलती है वो जीवांश के रूप में होनी चाहिए, यानी मरे हुए जीवों का अंश।
हमने क्या किया, हमने जमीन के जीवों को ही मार दिया, तो जीवों का अंश कहाँ से आएगा। हमने तो क्लोरोपाइरीफास डाल के, फ्यूराडान डाल के, थिमेटेंजी डाल के, अपनी टेक्नोलॉजी घुसेड़ के, अपने आप को वैज्ञानिक बता करके और जमीन में रहने वाले जीव जंतुओं को भी मार दिया। अब जब जीव वहां है ही नहीं तो जीवांश कहां से आएगा, ठीक है ना। तो दो कमियां हो रही हैं। एक तो जमीन से जितना फसल को, जो फसल आपने बोई है, जो भी फसल, मान लो धान की बोई है, धान की फसल को जितना जीवांश जमीन से मिलता था उतना नहीं मिल रहा है। इसलिए आपकी मजबूरी है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक डालने की, रासायनिक उर्वरकों पर आना आपकी मजबूरी है, क्योंकि जीवांश जमीन में नहीं है। इसके बाद जलवायु के बाद आता है जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है खेत की बायोडाइवर्सिटी, खेत के नीचे की और खेत के ऊपर की। खेत के नीचे की बायोडाइवर्सिटी मैंने बताया, जिस जमीन के अंदर केंचुआ, गोबरैला, दीमक होना चाहिए, और जमीन के अंदर नाना प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, जो मैंने क्लोरोपाइरीफास, थिमेटेंजी, फोरेटेंजी डाल करके मार दिया। और जमीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी का मतलब है मेंढक होना चाहिए, कि वो चिड़िया होनी चाहिए, तितली होनी चाहिए, मधुमक्खी होनी चाहिए। इसको मैंने जंगल काट करके, सतही जल खत्म करके, कल्पना करिए एक चिड़िया है, पेड़ में रहती है और आसपास ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, चिड़िया क्या करेगी, पेड़ पर केवल रहेगी क्या। तो अगर कोई पक्षी पालना चाहते हो तो उसको भोजन हो और पानी हो। अब आपके खेत में आप चाहते हो कि चिड़िया होंगी तो इंसेक्ट नहीं लगेंगे, लेकिन चिड़िया होगी कैसे। 365 दिन उसके भोजन का इंतजाम हो और 365 दिन उसके पीने का। आसपास चिड़िया उड़ के 1 किलोमीटर दूर से ही पानी पी आएगी, चलो ठीक है, लेकिन 1 किलोमीटर दूर भी तो नहीं है ना, इसलिए चिड़िया नहीं है। इसलिए ये बायोडाइवर्सिटी है। तो प्राकृतिक खेती में बेसिकली ये 3 चीजें हैं: क्वालिटी ऑफ सॉइल, क्वालिटी ऑफ क्लाइमेट एंड क्वालिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। चौथी कोई चीज नहीं है। तो आप देखिए, आप ये जमीन, हमको क्या करना, मैं मनुष्य हूं, मैं क्या हूं, मनुष्य। आपने सुना है मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर रचना। वो खेती कौन कर रहा है, मनुष्य कर रहा है। आपको किसी फैक्ट्री का मैनेजर बना दिया जाए, अब आज उस फैक्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो कि रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, इसकी मशीन कैसे चलती है, वो फैक्ट्री चलेगी, बंद हो जाएगी कल। और सरकारी फैक्ट्रियां इसीलिए बंद हुई हैं, प्राइवेट फैक्ट्रियां सब चल रही हैं। जितनी गवर्नमेंट की इंडस्ट्री थी सारी की सारी बंद हो गई, क्योंकि उसका जो मैनेजर होता था वो प्रशासनिक अधिकारी को मैनेजर बना के भेज दिया आपने। एक प्रशासन के आदमी को कहा तुम इस मिल के, इस चीनी मिल के, इस कपड़ा मिल के एमडी हो, मैनेजिंग डायरेक्टर, और उसको एबीसीडी नहीं आती वहां की, तो क्या हुआ, इसीलिए बंद हो गई। तो खेती क्या छोटी इंडस्ट्री है? खेती तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और दुनिया की सारी इंडस्ट्री इसी खेती से चल रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखना, इतनी बड़ी इंडस्ट्री का कोई मैनेजर नहीं है। इस इंडस्ट्री को लूटने वाले हैं। जमीन बेच लो, जमीन की फर्टिलिटी को बेच लो, जलवायु बेच लो, जंगल बेच लो, बायोडाइवर्सिटी बेच लो। कब तक बेचोगे? बेच दिया सब। मैंने इधर लिखा था ना, 1960 के बाद जब हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुए और आज तक, आज 2024 है, 1960 के बाद से आज तक हमने मिलकर के टेक्नोलॉजी, पूरी एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी ने क्या किया है,
जमीन को बेचा, जलाशय को बेचा, भूगर्भ जल को लूटा, जंगल को लूटा, बायोडाइवर्सिटी को लूटा। अब मित्र एक चीज बताओ, इंडस्ट्री का पूरा ताना बाना, ये जो एक खेती की इंडस्ट्री एक उद्योग है, खेती का एक उद्योग है, उद्योग की एक व्यवस्था है कि जमीन उसका बेस है, बायोडाइवर्सिटी और जल और जंगल उसकी मैकेनिज्म में है, और तुमने पूरी मैकेनिज्म को खराब कर दिया। तो अब क्या हो रहा है, दोहन की अब और गुंजाइश नहीं बची। इसीलिए आपने कहा है, सुना है कि उत्पादन स्थिर हो गया है। अब कितनी भी यूरिया डाल लो, जो किसान 26 कुंटल प्रति हेक्टेयर गेहूं पैदा करता है ना, मैं दावे के साथ कहता हूं दुनिया में कोई टेक्निक नहीं है कि उसका गेहूं 27 कुंटल प्रति हेक्टेयर कर सके। डाल लो यूरिया, डालो डीएपी, डालो जिंक, और मैं दावे के साथ कहता हूं जिस किसान को 26 कुंटल प्रति हेक्टेयर गेहूं मिलता है, उसका गेहूं आपको ये 28 कुंटल करके दिखाए माई का लाल। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? ये सिस्टम ब्रेक हो चुका है। तो हम लोग क्या है, मनुष्य क्या है, मैनेजर। किसान एक मैनेजर है, और हम लोग जो कृषि विभाग के लोग हैं, इंटायर, चाहे इसमें वैज्ञानिक हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई हो, ये है इस किसान को ट्रेन करने के लिए, किसान को ये बताए कि तुम एक अच्छे मैनेजर कैसे बन सकते हो। ठीक है ना? तो इसको क्या करना है, इसको पता है कि हमारी जमीन में प्राकृतिक खेती का विषय, इसको पता है जमीन में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3% है। तो इस किसान को ये रोड मैप, इसको प्लान होना चाहिए कि इस जीवांश कार्बन को धीरे धीरे बढ़ा करके 1% कैसे करना है। किसान को मालूम है कि मेरे जमीन के नीचे भूगर्भ जल 180 फुट पर चला गया है। किसान के पास एक रोड मैप है कि आगे आने वाले 10 सालों में इस 180 फुट के पानी को मैं 40 फुट पर कैसे लाऊंगा। कैसे लाएगा? गेहूं धान बो करके तो नहीं लाएगा। इसे मालूम है कि अगर मैं जमीन से पानी निकालूंगा तो वाटर लेवल तो और नीचे जाएगा। तो वाटर लेवल को ऊपर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाने पड़ेंगे ताकि वर्षा जो 700 मिलीमीटर होती है वो 800 हो, और 900 हो, और 1000 हो। नंबर 1। नंबर 2, खेत की मेड़ बनानी पड़ेगी ताकि वर्षा जो हो खेत में पानी रुके और सीपेज होकर नीचे जाए। नंबर 3, धान गेहूं का लालच छोड़ देना पड़ेगा। जब तक वाटर लेवल ऊपर ना आए तब तक हमें चना मटर मसूर से काम चलाना है। तीन मोर्चों पर जब काम करेगा ना, तब ये 8 साल 10 साल के बाद वाटर लेवल हमारा ऊपर। और ये मैं क्यों कर रहा हूं? अपने लिए नहीं कर रहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस धरती पर अंतिम पीढ़ी का व्यक्ति नहीं हूं। मेरे मरने के बाद भी यहां पर लोग आते जाते रहेंगे। अब जैव विविधता की बात आती है तो जंगल, उसके खेत में पेड़ है ही नहीं, 0, वृक्ष है ही नहीं। तो वृक्ष लगाएगा, कौन से वृक्ष लगाएगा? जैसे बहुत सारे किसान देश में कहते हैं हमारे पास तो 200 आंवले के पेड़ हैं। आंवले के पेड़ से बायोडाइवर्सिटी मेंटेन नहीं होगी। किसी ने कहा अमरूद के हैं, ना अमरूद के पेड़ से होगी। शब्द है बायोडाइवर्सिटी। नाना प्रकार के वृक्ष, नाना प्रकार की वनस्पतियां, नाना प्रकार की चिड़ियां, नाना प्रकार की तितलियां, नाना प्रकार के जीव जंतु। मोनोकल्चर, जैसे मैंने कहा धान की खेती करता हूं, धान की खेती तो खेती है ही नहीं। धान है, ज्वार है, बाजरा है, उड़द है, मूंग है, अंडी है, अरहर है, कपास है। अब वही खेती, ये है बायोडाइवर्सिटी।
मोनोकल्चर में कभी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन नहीं होगी। आंवले के पेड़ में तुम सोचोगे चिड़िया आ जाएगी, नहीं आएगी। आम के पेड़ में चिड़िया आएगी, नहीं आएगी। पक्षी के लिए मैंने बोला 365 दिन। जामुन के पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं, सागौन के पेड़ हैं, महुए के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं, पाकड़ के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं, आंवला भी है, नींबू भी है, करौंदा भी है। मेन क्रॉप आपकी अमरूद हो सकती है, लेकिन अमरूद के साथ साथ खेत की बाउंड्री पर नीम का, जामुन का, पीपल का, बरगद का, कटहल का, महुए का, अर्जुन का पेड़ लगाना पड़ेगा। अगर आप अच्छे मैनेजर हो तो। मैनेजमेंट का नाटक करना है तो कोई बात नहीं। तो हमको क्या मैनेज करना है? सॉइल में ह्यूमस की मात्रा कैसे बढ़े, कैसे बढ़ेगी? दो चीजें, कार्बनिक पदार्थ डाल के बढ़ेगी और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनाकुलेट करके बढ़ेगी जो हमने मार दिए। जमीन में भूगर्भ जल स्तर कैसे बढ़ेगा? पेड़ लगा के ज़्यादा वर्षा करा के, जो वर्षा हो उसको खेत की मेड़ बना करके रोक करके, और भूगर्भ जल का इस्तेमाल थोड़ा कम करके। बायोडाइवर्सिटी का भी वही है। बायोडाइवर्सिटी के लिए जैसे आप तितली पालना चाहो, तितली आप नहीं पाल सकते हो, तितली तो प्रकृति पालेगी। आप केवल पेड़ लगाओ। आपने कहा मेंढक नहीं है, आप केवल जलाशय बनाओ, मेंढक आ जाएगा। कुदरत के हाथ पांव इतने लंबे हैं कि आप उसके साथ परस्परता में मिल करके जियो, उसको केवल कंसीडर करो, वो सारा मैनेजमेंट वो कर लेती है। जैसे अभी भी जैसे हम खेती करते हैं, आप खेती में क्या करते हो देखना। एक किसान खेती में क्या करता है, अपना 1 हेक्टेयर एक खेत था, इसको एक बार मिट्टी पलट हल से जोता, 2 बार उससे जोता और बीज बोया है। क्या बोया है? बीज बो दिया और उर्वरक डाल दिया। फिर रोग लग गया तो दवा डाल दी, फफूंदनाशक डाल दिया। फिर इंसेक्ट लग गया तो कीटनाशक डाल दिया। किसी ने खरपतवार है तो वीडीसाइड डाल दिया। आपने एक काम को अच्छा किया, बीज डाला है। मैनेजर ने केवल एक काम अच्छा किया है, क्या? बीज बोया है। ये वीडीसाइड डाला है, मैनेजर नहीं है अच्छा। ये रासायनिक उर्वरक डाला, मैनेजर अच्छा नहीं है। फफूंदनाशक डाला, मैनेजर अच्छा नहीं है। कीटनाशक डाला, मैनेजर अच्छा नहीं है। मैनेजर डफर है। और वो मैनेजर डफर हुआ क्यों है? हम लोगों ने उसको ऐसा बना दिया। हमने जो किसान को ट्रेनिंग दी 70 सालों में, क्या सिखाया? ये तो सिखाया कि फसल अच्छी नहीं बढ़ रही है तो यूरिया डाल दो, खरपतवार अच्छे बहुत ज़्यादा हैं तो वीडीसाइड डाल दो, कीड़ा लगा इंसेक्टिसाइड डाल दो। मैं प्राकृतिक खेती सीखना चाहता हूं, प्राकृतिक खेती समझना चाहता हूं। और यहां क्या हो रहा है? यहां मैं प्रकृति को खराब कर रहा हूं। पानी 180 फुट पर है और मैं धान बोता हूं और जीवामृत डालता हूं और क्या कहता हूं, मैं तो प्राकृतिक खेती करता हूं। प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था को ध्यान में रख करके फसल बोना, पानी की व्यवस्था को ध्यान में रख करके फसल बोना, बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रख करके फसल बोना। जैसे किसी इलाके में तितली मधुमक्खी नहीं है, मर गई, है ही नहीं, और आपने कोई क्रॉस पॉलिनेटेड करा, बो दी, तो पॉलिनेशन तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। जमीन में जीवांश कार्बन इतना है और आपने गन्ना बो दिया, और किताब में पढ़ के लाए थे ये गन्ने की ये वैरायटी 1 हेक्टेयर में 1500 कुंटल गन्ना पैदा करती है। तुम्हारे खेत में तो नहीं होगा। क्यों? 1500 कुंटल जब पैदा करती तो इसमें ह्यूमस तो होना चाहिए। यहाँ तो ह्यूमस तो 1/3 है। ह्यूमस कितना कम है, और तुमने कहा 1500 कुंटल। ये वैरायटी 1500 कुंटल की यील्ड देती है। ये बीज मैं कर्नाटका से लाया हूं, तुम चले जाओ वहां से ले आओ, अमेरिका से। तुम्हारे खेत में 400 कुंटल से ज़्यादा नहीं होगी भाई साहब, मैं लिख के दे रहा हूं।
होगी। अभी क्या है, किसान की लागत बढ़ाई जा रही है सारी दुनिया आज भी। जैसे हमने बताया कि इस जमीन में गेहूं कभी 32 कुंटल से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन देश में वैरायटियां तो 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर की कैपेसिटी वाली है। फिर देश का एवरेज उत्पादन गेहूं का 32 कुंटल क्यों है? भाई हम कहते हैं संतुलित उर्वरक डालने से ये होता है, 5 सिंचाई करने से ये होता है, समय से बुआई करने पर ये होता है, उन्नतशील प्रजातियों का ये रोल है। तो देश का सारा किसान 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर कैपेसिटी के गेहूं बो रहा है कि नहीं बो रहा है? और सारे किसान 15 नवंबर को समय से बो रहे हैं, 21 दिन पर पानी लगा रहे हैं, 120, 60, 40 की दर से यूरिया, डीएपी, पोटाश डाल रहे हैं। तो फिर देश का एवरेज जो है गेहूं का उत्पादन 32 कुंटल प्रति हेक्टेयर क्यों है? ये कौन सोचेगा? कौन सोचेगा? ये जब आपकी सोच विकसित होगी, आप पॉजिटिव सोच लेके चलोगे, तो एक क्वेश्चन आना चाहिए, यस जब मैं 60 कुंटल वाली वैरायटी बोया तो साली 32 कुंटल क्यों हुई? पता करते हैं रीजन क्या है। तो रीजन आपको पता चल जाएगा कि जिस जमीन में बीज बो रहे हो उस जमीन की कैपेसिटी तो देखो, ठीक है ना। तो मैं क्या कहता हूं, प्राकृतिक खेती में, प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति मेरी माँ है। क्या है? प्रकृति मेरी माँ है, ध्यान रखना। ये जो प्रकृति है इसको मैं क्या कहता हूं, माँ है। ये प्रकृति मेरी माँ है, और प्रकृति रूपी माँ का स्वरूप अगर स्ट्रांग है, प्रकृति रूपी माँ अगर खुशहाल है, प्रकृति रूपी माँ अगर समृद्धशाली है, प्रकृति रूपी माँ अगर मुस्कुराती है, तो इस दुनिया में किसी भी इंसान को रोने के चांस ही नहीं है। किसी भी किसान को, गरीब को रोना ही नहीं है, क्योंकि उसकी प्रकृति रूपी माँ का आंचल इतना बेहतरीन, इतना मजबूत है, इतना बड़ा आंचल है उसका। सबको ठंड से, गर्मी से, भूख से, प्यास से, सबसे बचा लेती है। लेकिन हमने क्या किया? हमने तो प्रकृति रूपी माँ का आंचल ही फाड़ दिया। जमीन को माँ कहते हैं ना, माँ को नंगा कर दिया। आप पढ़े हो कि 20% एरिया में जंगल होना चाहिए, एक खेत है ये। आप प्रकृति को, ये प्रकृति रूपी माँ को सजाना कैसे? देखो, 1 हेक्टेयर का ये खेत है किसी किसान का, तो इसमें क्या करना है, इसमें 1% ह्यूमस, ये प्रयास करना है। इसके खेत की मेड़ से यहाँ से पानी बरसात का निकल जाता है, इस तरफ से पानी निकलता है इतने एरिया से, इधर को स्लोप है। ये मेड़ बना देनी मजबूत, ताकि बरसात का पानी, तो मेड़ बनानी है। फिर मां नंगी है, इसमें पेड़ लगा देने हैं। पेड़ लग गए, अब क्या करना है? खेत कुछ रिटर्न देगा कि नहीं देगा? ये खेत कुछ पैदा देता है कि नहीं? भूसा दे, पुआल दे, चना दे, मटर दे, कपास दे, गन्ना दे, आलू दे। तो एक प्रोडक्ट होता है जो कंज्यूम करता है इंसान। आलू इंसान खाएगा, आलू का पौधा इंसान नहीं खाएगा। गेहूं इंसान खाएगा, गेहूं का भूसा नहीं खाएगा। धान खाएगा, पुआल नहीं खाएगा। तो जो क्रॉप का रेजिड्यू है, किसी भी फसल का अवशेष, फसल अवशेष, प्रकृति ने एक सिस्टम बनाया है। फसलों का अवशेष हमेशा पशुओं का भोजन है, और फसलों का जो मुख्य प्रोडक्ट है उनमें से कुछ पशुओं का है, ज्यादातर इंसान का है। अब कतिपय कारणों से किसी किसान के पास पशु नहीं है। अब ये क्या करता है? आज की तारीख में 70% किसानों के पास पशु नहीं है। ये क्या करता है? पराली जलाता है, भूसा जलाता है,
बेच देता है, फेंक देता है। अब एक कल्पना करो, इस जमीन से अगर मैंने इस साल मान लो 100 कुंटल टोटल प्रोडक्शन लिया अनाज और फसल अवशेष के रूप में, और मैंने 100 कुंटल में 100 कुंटल बेच दिया, फेंक दिया, जला दिया, अपना अनाज कुछ खाया, कुछ मंडी में बेच दिया और फसलों का अवशेष आग लगा दिया, या कोई खरीदार मिला तो उसको भट्टे वाले को बेच दिया। इस माह से आपने 100 कुंटल लिया और इसको दिया क्या? क्या दिया? 0। तो इस कुदरत में प्रकृति रूपी मां को हमने देने का कोई कार्यक्रम बनाया ही नहीं कि हम भी देना इसको। हमें तो इतना पता ये हमें देती है, इसकी गरज है, देती रहेगी। और फिर पता चला कम देती है, तो ये बीच में आ गए टेक्नोलॉजी वाले, बोले इसलिए कम देती है, यूरिया नहीं है, यूरिया डालो। तो क्या दिया? 50 किलो यूरिया। क्या दिया? फिर आपने कहा कि साहब वो फसल में हवा चली तो फसल लॉजिंग कर गई। अरे नहीं नहीं, स्टेम की और जड़ की मजबूती के लिए 50 किलो डीएपी देनी चाहिए, डीएपी दे दी। घूम फिर करके वहीं आ गए जहां से चले थे। हमने ये नहीं सोचा कि इसको कुछ देने की जरूरत नहीं है, इसकी जो असली खुराक है वो है कार्बनिक पदार्थ। जो इसने दिया था वो इसको रिटर्न करो, जो इसने दिया था उसमें से कुछ क्वांटिटी जितनी कर सकते हो वो इसको रिटर्न करो। अगर ज़्यादा क्वांटिटी रिटर्न करोगे तो जो मैं अभी सपना लेके चला, जमीन में ह्यूमस को 1% करना है। अगर ज़्यादा रिटर्न करोगे तो ह्यूमस अगर 1.5% हो जाएगा तो कोई बुराई नहीं है। क्या बुराई है? ये तो 1% तो मिनिमम क्वांटिटी है ह्यूमस की। जैसे आप जंगल जाइए, एमपी का जंगल अलग है, बंगाल का जंगल अलग है, आसाम का जंगल अलग है, मणिपुर का जंगल। क्यों? जो मध्य प्रदेश के जंगल में जीवांश कार्बन की मात्रा कितनी मिलेगी? 1%, 1.5%, कहीं कहीं 2%। वही आसाम के जंगल में कितनी मिलेगी? 2%, 3%, 4%। ये तो डिपेंड करेगा जंगल की खूबसूरती, जंगल में वनस्पतियों का जो आच्छादन है किस प्रकार का है। तो जिस जंगल की वनस्पतियां बहुत ज्यादा पत्ते गिराती हैं, बहुत ज्यादा झाड़ झंकाड़ है और बह करके बाहर नहीं जाता है, वहां ह्यूमस मिलेगा 4%। इसीलिए जंगल की खूबसूरती जरा देखने लायक है। और जो जंगल सूखे साखे हैं ना, वहाँ भी बकरी चराने वालों ने, भेड़ चराने वालों ने, कुल्हाड़ी लेके जाने वालों ने सारी झाड़ झंखाड़ काट डाली है, केवल पेड़ पेड़ खड़ा है। तो अब जो पत्तियां गिरती हैं बरसात में सब सर से बह करके नीचे चली जाती। तो ह्यूमस कैसे है? यूट्यूब पर जंगल में जो पड़े बारिश होती है और वहाँ की जो बूंदें गिरती हैं 8 मिनट लगते हैं नीचे आने। देखिए आप, बिल्कुल सही। ये जब नेचर ठीक होता है, सिंपल सी कहानी। मैंने कहा खेती में हमने क्या किया? मैंने बोला ना, आपने केवल एक काम अच्छा किया, बीज बोया, और 4 काम आपने खराब किए। इसके बावजूद भी पॉलिनेशन का काम तुमने नहीं किया, क्रॉप को ग्रो करने के लिए तुमने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं दिया। 95% भोजन किसने दिया? प्रकृति ने दिया। तुमने जो ह्यूमस था वो भी ह्यूमस जो 0.3% था, उसमें भी जीवांश नहीं था, तो वो कुछ जमीन ने दिया, तुमने थोड़ा सा यूरिया डीएपी दिया। उसको 10 कुंटल की खुराक थी, तुमने तो केवल 1 कुंटल यूरिया डीएपी दिया। तुमने किया ही क्या? उसके बावजूद भी ये माँ मेहरबान है, क्योंकि आप उसके पुत्र हो। वो रोती है, बिलखती है, उसके बावजूद भी आपको कुछ ना कुछ देती है। तो प्राकृतिक खेती समझ में आ गई। हम प्राकृतिक खेती का मतलब है सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इन्हेंस किया जाए, सतही जल को कैसे बढ़ाया जाए, भूगर्भ जल को ऊपर कैसे लाया जाए, बारिश कैसे ज़्यादा कराई जाए, और बायोडाइवर्सिटी को कैसे
बेहतरीन बनाया इस दिशा। हालांकि ऑल ऑफ सडन कोई कहे कि इस साल मैं प्राकृतिक खेती करूंगा, तो ध्यान रखना, हम अगर समझ के साथ करेंगे। प्राकृतिक खेती कब? रबी में एक आदमी ने शुरू किया। प्राकृतिक खेती रबी से शुरू नहीं होती। प्राकृतिक खेती हमेशा खरीफ से शुरू होती है, बारिश ऋतु से। बारिश ऋतु में ही पेड़ लगाना है, वर्षा के पहले ही मेड़ बनाना है। प्लान कब बनाएंगे प्राकृतिक खेती का? वर्षा के पहले बना लेंगे कि इस साल मुझे क्या क्या करना है। तो मेड़ बनानी है ताकि वर्षा का पानी रुक गए, पेड़ लगाना है, पशु पालना है। कोई गाय भैंस की सेवा नहीं करता, नहीं दूध दूहना था, बकरी पाले। क्योंकि अभी सुनना, ये जो मैंने खेत की मेड़ पर कहा पेड़ लगाओ, आपने शीशम का, महुए का, जामुन का, नीम का पेड़ लगा लिया, बम्बुल का। 1 हेक्टेयर की जमीन में अगर आपने 25 पेड़ मेड़ पर लगाए हैं, तो आप जानते हो 6-7 बकरियों का काम तो आपको दाना देना ही नहीं है। इतनी मेड़ की पेड़ से ही 6-7 बकरियों का भोजन तो वनस्पतियों से मिल जाएगा। सदुपयोग हो गया, अन्यथा दुरुपयोग हो गया। तो चीजों को यथास्थान पर रखना, प्रकृति की व्यवस्था को ठीक से समझना, और प्रकृति की व्यवस्था को, चूंकि फिर मैं बताऊं, खेती निरंतर है। जब तक ये इंसान चाहता है कि मानव सभ्यता इस धरती पर जिंदा रहे, तो उसको प्रकृति की व्यवस्था को जिंदा रखना होगा। अगर कोई प्रकृति की व्यवस्था को जिंदा रखने की बात नहीं सोचता है, तो मैं फिर बता दूं, यहाँ जिंदा आदमी भी नहीं रहेगा, और आज भी कोई जिंदा नहीं है यहाँ। आज भी यहाँ कोई जिंदा आदमी दिखता नहीं हमको। आपको दिखा? आप कह सकते हो मैं जिंदा हूं? जिसकी मां जिंदा नहीं होगी उसका आदमी कैसे जिंदा रहेगा? जिसकी मां उदास होगी उसका बच्चा कैसे मुस्कुरा सकता है? जिसकी मां अस्वस्थ है उसका बच्चा कैसे स्वस्थ रह सकता है? सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है ना? विषय समझ में आया?